और सिर्फ वोट बंटोरने के लिए धर्म को, जाति को, ईश्वर को, मंदिर को आगे लाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो मुद्दे हैं और इलेक्शन में वोट करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीनों के अंदर गड़बड़ी करके इस देश के अंदर भाजपा का राज लाना चाहती है। तब तक हम जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, धर्म पे इस पर करते रहेंगे। ये कब तक चलेगा? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक अच्छी सोची समझी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वरुण चौधरी जी को एनएसयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, निश्चित रूप से वरुण जी पूरे देश में युवाओं में जान फूंकने का काम करेंगे। और वरुण जी का जो कुशल नेतृत्व दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में हमने देखा, हरियाणा के प्रभारी के रूप में वो रहे, वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से काबिले तारीफ काम किया और उनकी एक जो साफ छवि है, किसान कौम से आते हैं और पूरे देश के लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब वरुण जी के नेतृत्व में एनएसयू नई बुलंदियों पर जाएगी। ऐसी हम आशा और उम्मीद हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी से करते हैं। इससे क्या राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा निकल रही है उससे फर्क पड़ेगा उस पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से युवा किसी भी पार्टी का मजबूत आधार होता है और जब युवा किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो आपने देखा कि 2014 के बाद में किस तरह के नतीजे बीजेपी को मिले। इसका कारण मोटा मोटा जो था वो ये था कि बीजेपी के साथ यूथ जुड़ी थी। इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज कांग्रेस को जरूरत है कि वो यूथ कांग्रेस एनएसयू में नई लीडरशिप को पनपाए। नए रूट्स के जब लोग आएंगे, नई लीडरशिप जब पनपेगी तो देश के आम किसान, मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को लगेगा कि इन पार्टियों के अंदर हमारे लिए भी कोई स्थान है। तो निश्चित रूप से एनएसयू में और महिला कांग्रेस में नए अध्यक्ष बनने से आने वाले समय में पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। पारस जी, अब इंडिया गठबंधन में अखिलेश भी है और एक समय पे अखिलेश ने ये कहा था राहुल गांधी को, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं कही थी, कि वो बड़े इमेच्योर हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय समय की बात होती है, वो कुछ किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कब कहा, वो अलग बात है। लेकिन आज वर्तमान समय के अंदर देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी पार्टियों को एक साथ आकर के भाजपा के तानाशाही रवैये को तोड़ने की जरूरत है। अब तानाशाही आप कहेंगे कैसे, तो तानाशाही का ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने की काम कर रही है, इसका मैं ताजा उदाहरण आपको राजस्थान का बताता हूं। राजस्थान के अंदर हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे गुरमीत सिंह जी कुन्नर, उनकी बीच चुनाव के अंदर मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उस चुनाव को कैंसिल कर दिया जाता है। अभी 5 जनवरी को वापस वहां बाई इलेक्शन होते हैं। उस बाई इलेक्शन में जो कैंडिडेट था बीजेपी का, उस कैंडिडेट को बिना चुनाव जीते हुए भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ दिला दी और इलेक्शन से पहले उसको पदों का बंटवारा कर दिया कि तुम्हें ये डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी कि जिस आदमी ने अभी तक चुनाव लड़ा नहीं, चुनाव के रिजल्ट्स आए नहीं, इससे पहले आप लोगों को गुमराह करने के लिए, अपने वोट बंटोरने के लिए किस प्रकार से एक व्यक्ति को जो अभी कैंडिडेट है उसको आप मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को नहीं सुना। लेकिन श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि गंगानगर जिले में आता है, वहां की जनता ने हमारी सुन ली और जनता ने रिजल्ट आज दिया है। वहां कांग्रेस के रुपिंदर कुन्नर उर्फ रूबी, जो गुरमीत कुन्नर के पुत्र हैं, वो करीब 12,000 वोटों से जीत करके कांग्रेस की झोली में वो सीट डालने में कामयाब रहे। तो क्या लग रहा है इस बार आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, ये पूरा का पूरा आपने सब मीडिया के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने, तमाम मीडिया हाउसेज ने ये बताया कि एमपी के अंदर हमारी एक तरफा सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है, राजस्थान में बराबरी की है। राहुल जी ने भी स्वीकारा इस चीज को। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो सारी चीजें धराशायी रह गई। तीनों प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गए। तो इसका सीधा सीधा जो मेन टारगेट है वो यही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीनों के अंदर गड़बड़ी करके इस देश के अंदर भाजपा का राज लाना चाहती है। लेकिन जनता भी समझदार हो चुकी है।
जनता ये पुरजोर तरीके से मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। लोकसभा के इलेक्शन 2024 में जो होने जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पर पक्ष में आएंगे। जब कांग्रेस हिमाचल में जीत जाती है, कर्नाटक में जीत जाती है, तिरुवनंतपुरम में जीत जाती है, तब क्यों नहीं सवाल उठाते आप? देखिए, ये इनका पूरा का पूरा सोचा समझा जाल है। वो इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां एक कांग्रेस को दे दो, बाकी 3 में बीजेपी को जिता दो, 4 में बीजेपी को जिता दो। तो पूरा का पूरा उनका ये सिस्टम है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश की जनता को जागने की आवश्यकता है। बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और इलेक्शन में वोट करना चाहिए। कब तक हम जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, धर्म पे इस पर करते रहेंगे, ये कब तक चलेगा? एक तरफ 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रखी जा रही है, राम मंदिर उद्घाटन। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, इसका रोड मैप 6 महीने पहले तैयार हो गया था। और जहां तक राम मंदिर के उद्घाटन की बात है तो ये उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे राम भक्त हैं उनके लिए अयोध्या के अंदर मंदिर बन रहा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुद राम के भक्त हैं। तो कांग्रेस पार्टी जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जा रहे हैं, उनको न्योता भी भेजा गया है? देखिए, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और मंदिर के उद्घाटन में जाना नहीं जाना, इससे ये तय नहीं हो जाता है कि हम राम के कितने बड़े भक्त हैं। हम राम के इतने बड़े भक्त हैं कि हमारे तो किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान राम के नाम से होती है। हम जब किसी से मिलते हैं तो अभिवादन भी राम राम सा करके करते हैं। हमारे जब किसी प्रोग्राम से हम निकलते हैं, वापस हमारा जब सी ऑफ होता है उस वक्त भी हम राम राम सा करते हैं। हमारे स्पीच की शुरुआत राम राम सा से होती है। हमारे जो स्पीच है उनका एंड जो है वो भी राम राम सा से होता है। हमारे जो लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी, वो तो राम राम सा से स्पीच का संबोधन शुरू करते हैं और राम राम सा भी खत्म करते हैं। तो हमसे बड़े राम भक्त कौन होंगे? पर विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? फिर राम मंदिर में अगर सभी की आस्था है, विपक्ष की भी आस्था है, तो राम मंदिर पर विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए धर्म को, जाति को, ईश्वर को, मंदिर को आगे लाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि देश की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विकास पर, इन पर बातें होनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर देश में कोई आमूलचूल परिवर्तन किया? क्या गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठे? क्या महंगाई कम हुई? क्या देश में काला धन बाहर से वापस आया? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, क्या उस पर वो खड़े उतरे? ये तमाम सारे मुद्दे होने चाहिए और जनता को भी आज समझने की आवश्यकता है कि पिछले 2 चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके मंदिर के नाम पर ये लोग वोट लेते आ रहे हैं। लेकिन देश को जिस चीज की जरूरत है, क्या उस पर हम वोट कर रहे हैं? क्या उस चीज को लेकर के ये सरकारें काम करें? लगातार बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो देश तरक्की तो कर रहा है, विश्व गुरु की ओर बढ़ तो रहा है देश। देखिए, जिस प्रकार से माया जाल फैलाया जा रहा है, आंकड़े हमें दिखाए जा रहे हैं, धरातल में रहते हैं हम लोग। मैं एक गांव का सरपंच हूँ, सुदूर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले से आता हूँ। रजलानी मेरी पंचायत है। वहां मैं उन गरीबों के बीच में बैठता हूँ, किसान मजदूर के बीच में बैठता हूँ। वहां क्या हालात है? ये अभी एक प्रोपेगेंडा नया निकाल रहे हैं बीजेपी के लोग, विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब इनसे पूछने वाला हो, किस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कर रहे हो? ये कह रहे हैं हम 17 प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास आपके बंद है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आपके नए बन नहीं रहे, खाद्य सुरक्षा जो है एनएफएस है उसके अंदर किसी व्यक्ति को नया नाम जुड़ नहीं रहा, नए किसी के राशन कार्ड बन नहीं रहे, आप उज्ज्वला के अंदर किसी को नए गैस कनेक्शन दे नहीं रहे। तो किस प्रकार से आप ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा है, हम ऐसी ऐसी योजनाओं का सिर्फ और सिर्फ पोस्टर छपवाने से, अखबार में बड़े इश्तिहार देने से, मीडिया ग्रुप्स को खरीदने से आप विकसित भारत की संकल्पना नहीं कर सकते। भारत की आत्मा गांव के अंदर बसती है। गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को जब तक आप सरकारी योजनाओं का सही से लाभ नहीं देंगे, उसके जेब में पैसा डालने का काम नहीं करेंगे, उसके घर में आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम नहीं करेंगे, उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आप
रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, मजदूर लोगों को बेरोजगारी से हटा करके रोजगार की बात नहीं करेंगे। 2022 के अंदर आपने कहा कि जब 2022 आएगा तो किसानों की आय दुगुनी कर दूंगा। कहाँ दुगुनी हुई किसानों की आय? मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमें पता है कि किस प्रकार से किसान कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर रहे प्रधानमंत्री जो संकल्प ले लेते हैं वो पूरा तो करते हैं ना। बिल्कुल, क्या वाकई में आपने भी जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री फोटो जीवी हो गए हैं, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री सोशल मीडिया जीवी हो गए हैं, कभी कहीं फोटो शूट करवाते हैं, कभी कहीं फोटो शूट करवाते हैं। अगर उनकी फोटो के बीच में कोई आ जाए उनका मंत्री तो उसको भी धकेलते हैं, कोई अधिकारी आ जाता है उसको भी धकेलते हैं, ए भाई साइड में रहे, मेरा फोटो आने दे। बस प्रधानमंत्री जी की ये लीला बड़ी अपरंपार है। मैं तो कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, 2 चुनाव जीत लिए, जनता को बावड़ा बना के अब कृपा करके भारत की इस भोली भाली जनता के विकास के लिए कोई पिटारा खोलो। अभी जो आपका एक बजट आने वाला है, इस बजट में ऐसी कोई योजना लाओ जिससे आम गरीब किसान मजदूर के घर में खुशहाली आए, इस देश की दशा और दिशा सुधरे, ये भारत वास्तविक रूप से आंकड़ों में नहीं वास्तविक रूप से विकसित बने। हम ऐसी संकल्पना करते हैं।